हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ईयर है वो 2017 वाला रहता है। बाकी हमने 18, 19, 20, 21, 22, 23 वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास 17 वाला रहता है। अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम 30 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे देखो जहाँ पे हमने ये 20 वाला डिस्कस किया है, 21 वाला किया है, 22, 23 वाला डिस्कस किया है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको वही देखने को मिलेंगे सेम एज इट इज। तो इसलिए मे भी ये जल्दी हो जाए, और जैसे ही हमारा ये पेपर है वो अपलोड हो जाएगा उसके साथ ही नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो कैसे मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द रिएक्टिविटी ऑफ बोराजीन एज कंपेयर टू बेंजीन इज। जो रिएक्टिविटी होती है ना बोराजीन की, वो बेंजीन के कंपैरिजन में क्या होती है। तो हमारी बेंजीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है तो वो रिएक्टिव नहीं होगी। तो रिएक्टिव कौन होगा, बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोराजीन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा मोर वाला ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, B2H6 हैज फॉलोइंग थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जहाँ पे सेंटर तो कितने हो, 3 हो, और इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हो। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का सेंटर है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो एक वाले ब्रोमीन का, इसका हमने इसके साथ ले लिया। तो इस हाइड्रोजन का और इस ब्रोमीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ होगा। ब्रोमीन में हमारे 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो ये वाले, इसमें भी तो 3 तो सेंटर है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे करके हमें ये बता सकते हैं कि कितने हैं। यहाँ पे देखो 1, और एक यहाँ से आएगा हमारे पास ये वाला 2। तो कितने, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 2। उसके बाद क्वेश्चन 3, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इनमें से जो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है, जहाँ पे सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो। अब यहाँ पे देखो सिस ट्रांस बन सकता होगा ना, वही सिस ये दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सिस ट्रांस है वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे देखो NiCO4, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, सारे ही लिगेंड एक जैसे हैं। तो किस बेसिस पे हम ये बता सकेंगे कि वहां पे सिस ट्रांस बनेगा, नहीं बता सकते ना। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, द एंटीबायोटिक हैविंग बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट इज। वो एंटीबायोटिक जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है, वो कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, व्हेन 2 मोल्स ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड कॉपर पाउडर। तो हमें वहां से क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट ए मिलेगा, साथ में N2 गैस मिलेगी, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा हमें ये बताना है। तो हमें किसके 2 मोल लेने हैं, बेंजीन डाइजोनियम मीन्स N2+, और हाइड्रोजन सल्फेट है HSO4 नेगेटिव है। तो इसमें हमने क्या क्या डालना है, जब हम इसमें इथेनॉल डालेंगे C2H5OH डालेंगे, साथ में कॉपर डालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, और एक हमें यहाँ पे H2SO4 मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट है ना वो क्या होगा, बाइफिनाइल होगा। तो यहाँ से हमने, हमारे पास 2 मोल लिए ना हमने, इसके 2 मोल है, तो यहाँ से N2 जाएगा और यहाँ से हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा बाइफिनाइल। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, when CH3CHO react with CH3CH2CHO in presence of dilute NaOH। हमें बताना है कि जब हमारे पास ये इथेनॉल होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 2 3 प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा NaOH की प्रेजेंस में। तो कौन सा प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली होती है एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा ना, एक कंडीशन है वो आप इसकी याद रखना कि जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा वो साथ के साथ कंजुगेशन में रहेगा। देखो वैसे तो इसके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी। साथ में हमारे पास है CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेस है हमारे पास, बेस क्या करेगा, ये वाला H भी निकाल सकता है, ये वाला H भी निकाल सकता है, तभी इसमें इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ये वाला H अगर बेस ने निकाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आया, और फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये ऐसे गया और इस नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 CH2 C ओ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ऐसे यहाँ एक मिनट, O नेगेटिव है, देखो एक बार, O नेगेटिव आया और इस पे किसने अटैक किया,
CH2 C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो नेगेटिव है वो क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो ये OH बन जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या चला जाएगा, H2O चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस पे नहीं, इस वाली जो कार्बन है ना, इस पे डबल बॉन्ड आया है और इससे आगे वाली कार्बन पे ये लगा हुआ। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो तो हमें मिलेगा यहाँ से। तो ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा कौन से वाला हो गया, ऑप्शन 1 वाला हो गया, CH3 CH, हाँ डबल बॉन्ड CH और C डबल, बस इसकी जो वैलेंस है ना उसको आपने सेटिस्फाई करना है। अब यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, ठीक है। तो अब देखो ये वाला फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया। सेकंड स्टेप में हो सकता है कि H वो है इस वाले की निकाल दे, इस वाले की निकालेगा तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ऐसे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे तो वहां पे जो हमारा डबल बॉन्ड होगा ना वो आपको कंजुगेशन में मिलेगा। जैसे यहाँ से मैं इसको निकाल लूंगी तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखो किसी भी कंडीशन में हमारे पास यहाँ से इतनी दूर है वो डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ऐसे करके हमें बताना था कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 4 है वो आपका किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन 6 है, इसका ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7, 70% 5% ऑफ ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। ये वाला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का और बहुत बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे क्या दिया गया है हमें कि 75% की वैल्यू 32 मिनट्स है। हमें क्या बताना है, हाफ। तो टी 75% है वो किसके इक्वल होता है, 2t हाफ के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 32 है, इज इक्वल टू 2t हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू मैंने निकालनी है तो ये 32/2 हो जाएगा, 16 मिनट। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ये वाले क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं। देखो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन। अब हमारे पास 100 मोल है, इतने वाले वॉल्यूम में है। अब हमने डाइल्यूशन किया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोल तो तब भी इतना ही रहेगा। लेकिन अब जो 100 वहां पे हमारे पास 100 मोलिक्यूल होंगे ना, उनको स्पेस मिल जाएगा, स्पेस मिलेगा तो वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन 8 ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन इज। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स होता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। तो हमें क्या बताना, फिनोल की क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बतानी है किसके साथ, यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बतानी है। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे हमारे पास फिनोल है, साथ में हमें क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म CH3 लिखना है, साथ में हमारे पास है NaOH है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे OH ही रहता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है CHO, जो हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है। तो ऑप्शन 4 आपका ऐसे करके करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 11, the T half of a reaction is doubled as the initial concentration of reactant is doubled. What is the order of reaction? अगर T half को हम डबल करेंगे तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी डबल हो जाती है। तो देखो T half किसके इक्वल होता है, T half हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जब हमने T half को डबल किया तो सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पे ये वाली चीज सेम रहेगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो T हाफ से T हाफ कैंसिल, और ये वाली चीज इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होती है, इसके ऊपर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू। तो 2a0 हमारे पास ऊपर गया और नीचे हमारे पास बचा a0, और ओवरऑल की पावर क्या हो जाएगी, n-1। तो a0 से a0 घटा तो हमारे पास क्या बचा, 1/2, और हमारे पास ये बचा 2 की पावर n-1। अब देखो ये दोनों इक्वल बनाने हैं हमें। तो यहाँ पे ये कब इक्वल हो सकता है, जब हम इसको 2 की पावर -1 आए हमारा यहाँ पे, और 2 की पावर -1 कब आ सकता है, जब हम n की वैल्यू को 0 रखें। तो जैसे ही हम n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0-1, तो ये हो जाएगा 2 की -1, और 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हमारा आ जाएगा। ऐसे करके हमें करना। तो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 0 ऑर्डर होगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ आयरन। इनमें से कौन सी जो कार्बोनेट और होती है आयरन की, वो होती है सिल्ड्राइट। ऐसा ही जिंक का पूछा जाता है, उसका कैलेमाइन आंसर होता है, वो भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 13, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। कौन सा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो किस विच
किससे स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है ना जो एमिनो एसिड की, उससे रिलेटेड होता है, तो वो होता है प्राइमरी। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14, मिक्स मेटल आर मेनली एलॉयज ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग। तो मिक्स मेटल है वो किसका एलॉय होती है, लेंथेनाइड्स का होती है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, द यूनिट सेल पैरामीटर फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। देखो ये वाला सॉलिड स्टेट में एक टेबल दी हुई थी कंप्लीट, वहां से आपको करना था। तो इसके लिए हमारे पास एक साइड इक्वल नहीं होती और एक एंगल इक्वल नहीं होता, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा हेक्सागोनल के लिए। एक बार जाके उसको देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 16, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्रुप हो, या तो ये वाला ग्रुप भी चल जाएगा। अगर ये वाला ग्रुप है हमारे पास तो इन दोनों में से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोपेनल प्रोपेनोल, यहाँ पे इसको हम बनाएंगे तो मिथित मीन्स यहाँ पे ये ओल है, तो यहाँ पे आएगा एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पे 2 पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हम, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे तो ये वाला ग्रुप है, ऐसे यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन फॉर्मल्डेहाइड क्या होता है, HCH होता है, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप नहीं है, तो ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो क्वेश्चन 16 ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड हैज F4 कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें F14 है, सॉरी F4 नहीं, F14 कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसकी होगी, तो वो होती है YB2+ की। वहां पे S में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और हमारे पास बच जाती है F14 की कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयंस के, तो जितने ज्यादा आयंस उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट है आपका कम हो जाएगा। तो आयंस देखो सबसे ज्यादा किस में होंगे, देखो ग्लूकोज सक्रोज आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगी। NaCl Na+Cl नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे 2 आयन है, BaCl2 Ba2+ और 2Cl नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे 3 आयन है। तो जितने ज्यादा आयन उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो हमसे लवेस्ट पूछा गया, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। तो यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होगी वो कैसे दिखाते हैं हम, देखो SN1 में हमारे पास क्या होता है, SN1 में होता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा, सेकेंडरी देन प्राइमरी। लेकिन SN2 में इसका अपोजिट होता है, पहले वहां पे हम स्टीरिक हिंट्रेंस देखते हैं कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ये वाला क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे भी प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी आपका वो सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्ड HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो HCP मींस क्या होता है, HCP और FCC एक बात होती है। हमें पता है कि FCC में जो लैटिस होती है या HCP होती है, तो वहाँ पे एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे 8 पार्टिसिपेशन होता है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। साथ में फेस पे होते हैं, तो वहाँ पे फेस का 2 के साथ वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे 3 और ये तो 4 होता है। उसके बाद हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, वो 8 होती हैं। और इसमें कितना पार्टिसिपेशन दिया गया है, 2/3 दिया गया है। तो देखो लिखो ए का पार्टिसिपेशन कितना है, HC एलिमेंट ऑफ बी का है किसमें, HCP में है, तो 4 आएगा। ए का क्या है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कैसे, एक बार इसको 3 है ना, फ्रैक्शन को मिटाना होता है यहाँ पे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा 8 2 16 और बी आएगा 12। तो यहाँ पे अब इसको जितना कैंसिल हम कर सकते हैं उतना कैंसिल करेंगे, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा A4B3, तो ऑप्शन 4 ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट फॉर द सॉल्यूशन टू द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये तो आपका क्वांटम से क्वेश्चन है अब लेवल का। फाई मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो फाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सही बात है। फाई मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइव मस्ट हैव 3 वैल्यू, ये बात वाली बात कोई फिक्स नहीं है कि 5 की 3 ही वैल्यूज होंगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब गलत ही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज रिएक्ट विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो कौन सी गैस है वो इसके हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो हमारे पास होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विद एन एजाइड डू नॉट फॉर्म मोनोफॉस्फाजिन्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन से जो हमारे पास ये कंपाउंड यहाँ पे नीचे दिए गए हैं ना,
किसकी जो रिएक्शन होने के बाद वहां से हमें मोनोफोस्फाजीन नहीं मिलेगा, तो वो P2O5 में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24, ये वाली हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी गई है, हमें बताना है कि कौन से की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इस वाले कंपाउंड के लिए। तो देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी उसकी आती है जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं हो, तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 हमारा सबसे आगे रहेगा, तो 1 हमारा एक ही ऑप्शन में सबसे आगे दिया गया है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, इन परसेंस ऑफ विच कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म्ड, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो बनेगा, व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन ए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। जहाँ पे जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा ना इथीन का, तो वहां पे किस कैटलिस्ट के परसेंस में जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमें मिलेगा, तो वो मिलेगा जुपिलर नाटा कैटलिस्ट में। ये आगे उसका जो आगे चेन बढ़ती जाती है ना, उसको स्टॉप कर देता है, स्टॉप करेगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लंबी चेन है, डेंसिटी कम होती जाएगी। क्वेश्चन 26, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, ग्लूकोज है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ग्लूकोज है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देगा, तो जब HI होता है तो वहां पे एक बार HI के साथ देता है, एक बार वहां पे हमें उसके साथ HNO3 के साथ देता है, कई बार यहाँ पे Br2 के साथ दे देता है। तो जब आपकी उसकी HI के साथ होगी तो वहां पे हेक्सेन हमें मिलता है, और ब्रोमीन वाटर के साथ होगी तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, और HNO3 के साथ होगी तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता है। तो ऑप्शन 3 फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर पूछा गया है ना, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस शोन केमिलोमिनेसेंस, इनमें से कौन सी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की वो क्या दिखाएगी, केमिलोमिनेसेंस दिखाएगी, तो व्हाइट फॉस्फोरस है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 28, इन जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्लेज लॉ, जब हम चार्लेज लॉ का ग्राफ बनाते हैं ना, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें किस किस के बीच में। तो देखो चार्लेज लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर के अलावा हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम प्लॉट में नहीं लेते, बची हुई चीज को लेते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ होता है, वहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे जो ग्राफ बनेगा वो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बनेगा। लेकिन यहाँ पे चार्लेज लॉ है, इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनेगा, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन दीज एटम्स ऑफ ये, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि 6.022 मल्टीपल 10⁻23 में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। अब यहाँ पे इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई की गई है, तो यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगी, तो कितने मोल हमें मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, और इसमें जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। यहाँ पे हमें POP का पूछा गया, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक बार हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।